हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजी सर पॉलिस में। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। ये क्लास 12 के सिलेबस में पहला चैप्टर है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड्स में भी इसको इंटरनेशनल रिलेशंस को पॉलिटिक्स में रखा जाता है, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स में रखा जाता है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए इसे ही शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो भी चैप्टर्स होंगे उसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे बाहर के देशों में इंडिया का क्या संबंध है, मतलब दूसरे देशों के साथ इंडिया का कैसा संबंध है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर देश में मतलब एक नेता का दूसरे नेता से क्या संबंध है, ये नेशनल रिलेशंस है। मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य से, जैसे हैदराबाद और तेलंगाना का, ये सब नेशनल रिलेशंस है। इंडिया का अमेरिका से कैसा रिलेशन है, इंडिया का चाइना का साथ कैसा रिलेशन है, इन रिलेशंस को कहेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। संबंध बहुत जरूरी है। जैसे आप जब भी इनविटेशन मिलता है, वो शादी का हो, मुंडन का हो, हैप्पी बर्थडे का हो, तो आप जरूर जाते हैं और जाते भी हैं और खाते भी हैं और गिफ्ट भी ले जाते हैं। जब आपके घर पे होता है तो वो सामने वाले भी आते हैं। ये क्या बन रहा है, आप भी जाते हैं और वो भी आते हैं। इससे रिलेशंस मजबूत होते हैं। इससे क्या होते हैं, रिलेशंस मजबूत होते हैं, आपके भी और उनके भी, ताकि अगर ज़रूरत या कभी बुरे समय में वो अभी आपके लिए खड़े हों या आप भी उनके लिए खड़े हों। इससे रिलेशंस बनते हैं हमारे आसपास में, रिश्तेदारों में। वैसे ही हर एक देश को दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना होता है। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लें तो पाकिस्तान के पास टमाटर नहीं है, कोयला नहीं है, तो ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब इंडिया देता है उनको। इंडिया से उनको टमाटर, कोयला मिलता है। लेकिन अगर हमारे संबंध, इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो ना ही हम कोयला देंगे ना टमाटर देंगे, तो इससे उनको हानि होगी, नुकसान होगा। अब ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि उनके पास टमाटर और कोयला नहीं है और इंडिया नहीं दे रहा है। अब अगर दूसरा कंट्री देगा उनको टमाटर और कोयला तो महंगे दामों में देगा। इसलिए पाकिस्तान हमेशा कोशिश करेगा कि उसके टेररिस्ट वाले जो काम है उसको कभी वो क्लेम नहीं करता कि उसके देश के लोगों ने किया है, ताकि वो इंडिया से रिलेशन बढ़िया रखे। हम भी चाइना के साथ संबंध अच्छा रखते हैं या रखने की कोशिश करते हैं, कितनी भी आपदा आ जाए, है ना, ताकि उसके पास जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और आज हमारे देश में एक छोटे खिलौने से लेकर एक बड़े ऐप तक ये सब चाइनीज़ की ही देन है। तो हम उनको अलाउ कर रहे थे अब तक, जब अब हमारा देखिए रिलेशंस बिगड़ रहा है। अब हम चाइना के 59 ऐप्स को भारत सरकार ने बंद कर दिया, तो इससे चाइना और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होंगे, मजबूत नहीं, कमज़ोर होंगे, क्योंकि हमने उसके 59 ऐप्स को बंद कर दिया। इससे इंटरनेशनल रिलेशंस उसके कमज़ोर होंगे। पूरे वर्ल्ड का क्या सिनेरियो है, जैसे सबको पता है कि कोरोना वायरस कहाँ से फैला, चाइना से फैला। और डोनाल्ड ट्रंप तो कितने बार कह चुका है कि कोरोना वायरस इज इक्वल टू चाइनीज वायरस, है ना। तो चाइना के ऊपर तंज कसते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो इससे अभी वर्ल्ड के हर देश चाइना के खिलाफ हैं, चाइना के अगेंस्ट हैं उस वायरस को लेकर। इससे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है चाइना के साथ बाकी देशों का, वो कमज़ोर हो चुका है। जैसे हांगकांग, जैसे ताइवान, ये जो देश हैं ये चाइना से परेशान है, इनका चाइना के साथ रिलेशंस अच्छा नहीं है। तो अगर हम इनसे रिलेशंस अच्छा करें, जैसे जो प्रोडक्ट हम चाइना से खरीदते थे वो प्रोडक्ट अगर हम ताइवान से खरीदें तो कुछ सस्ता भी मिलेगा और हमारा रिश्ता मजबूत भी होगा। ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी एक डिफिनीशन भी पढ़ सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस मे नॉट बी डिफाइंड एज डिसिप्लिन विच इज कंसर्न्ड विद द फैक्टर्स एंड एक्टिविटीज दैट अफेक्ट्स द एक्सटर्नल पॉलिसीज and the power of basic unit, that is state,
इन विच वर्ल्ड इज डिवाइडेड। हमारे जो वर्ल्ड है उसमें लगभग 205 देश है और हर देश को दूसरे देश की ज़रूरत है, तो एक रिलेशन मेंटेन करना ही होगा। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। एनरिका लेक्सी एक केस है जिसमें क्या हुआ था कि इटली का एक जहाज भारत की ओर आ रहा था और उस जहाज में इटली के 2 सैनिक थे, 2 नेवल ऑफिसर, नेवी के ऑफिसर थे, और हमारे देश के 2 मछुआरे उनके जहाज के आसपास से गुजर रहे थे। उन नेवी के ऑफिसर्स ने हमारे मछुआरों को मार दिया, गोली मार दी। इसके बाद क्या हुआ कि हमने उनको पकड़ लिया था। अब पकड़ लिया था, एक नेवी के ऑफिसर्स को हम पकड़ रहे हैं, कॉमन मैन को नहीं। तो इंडिया ने इटली के नेवी ऑफिसर्स को पकड़ लिया था। तो यहाँ पे किन 2 देशों के बाद में बीच में ये मुद्दा आ जाता है। अब ये मुद्दा एक फिशरमैन और एक नेवी के अंदर नहीं, एक नेवल ऑफिसर के बीच की बात नहीं है, अब ये इंडिया और इटली के बीच की बात है। तो इटली और इंडिया के बीच ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बिजनेस, एमएनसीज, ये सब अलग है, लेकिन ये लीगल टॉपिक अलग है, ये भी डील होगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हेग में, उसमें इस मामले का डिस्कशन हुआ है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट आता है 2 कंट्रीज के बीच, तो उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है। जिन 2 देशों में प्रॉब्लम होगी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि सर ये फैसला कर दो। जैसे इंडिया और इटली का केस तो इंडिया में सॉल्व नहीं हो सकता, ना कि इटली में, इसलिए थर्ड पर्सनालिटीज रखा जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर में नेवर बी सॉल्व। युद्ध कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे हमारा कभी पाकिस्तान के साथ चलता था पिछले बार पुलवामा में, फिर अभी नेपाल भी आंख दिखाने लगा, चाइना के साथ भी हमारा गड़बड़ ही चल रहा है। चाइना के साथ गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, हमने उनके भी किए। तो यहाँ पे एक टेंशन आ गया, बहुत टेंशन इंडिया और चाइना के बीच, लेकिन इसके कारण इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ये सरकार को ध्यान रखना होता है। जैसे आप देखो 59 चाइनीज ऐप तो बंद हो गए, लेकिन ओप्पो कौन सी कंपनी का फ़ोन है? चाइना। रेडमी चाइना, वीवो चाइना। लेकिन ये सब हम चलने दे रहे हैं, क्योंकि ये सब हम इसलिए चलने दे रहे हैं ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस, संबंध तो मजबूत रखने होंगे, अगर मतलब थोड़े तो बनाए रखने होंगे। अगर सब ही अलग कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम होंगे। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप्ड नहीं है, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमको दूसरे के ऊपर आश्रित रहना होता है। और चाइना जो है उसके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मजबूत है और वो कम दामों में हमें सब सामान दे सकता है। इसलिए हम एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस बरकरार रहें। और बार बार बातें चल रही हैं, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल और उनके लेफ्टिनेंट जनरल जो आर्मी के हेड हैं, उनके बीच बातें चल रही हैं ताकि डी एस्केलेशन हो, दोनों की आर्मी वापस जाए, ताकि रिश्ते जो हैं वो खराब न हो। तो आखिर ये इंटरनेशनल रिलेशंस हम फॉलो क्यों करते हैं, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों चाहिए? हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए चाहिए। अगर मैं किसी की शादी में जाता हूँ, 500 रुपये का गिफ्ट देता हूँ, तो ये उम्मीद लेके ही जाता हूँ कि जब मेरी शादी होगी और वो आएगा तो कम से कम 600 का गिफ्ट दे, है ना। तो ये एक उम्मीद है, ताकि मैं उसकी काम आ रहा हूँ और वो मेरे काम। अगर 1000 लोग आए हैं, 600 रुपये का गिफ्ट दे रहे हैं या 600 रुपये लिफाफे में भर के दे रहे हैं, तो उस फैमिली को ज़रूर कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जा रही है। सेम वो जब आएंगे तो हमारे में हेल्प हो जाएगा। तो ये हमारा फैमिली इंटरेस्ट है, इसके लिए हम जाते हैं दूसरे के शादियों में, श्राद्ध में, उसके मुंडन में, हर कामों में जाते हैं। वैसे ही हमारे देश का कुछ इंटरेस्ट है जो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सेम उसके लिए हमको उसके साथ रिलेशन बनाए रखना होगा। जैसे हमारे देश में आज भी जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो विंडोज़ पे चलते हैं। विंडोज़ एक अमेरिकन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक अमेरिकन कंपनी है। तो वहाँ से अब संबंध बिगड़ेंगे तो जो हमें टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे थे हम, वो बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट, हमारे देश को हित में याद रख के ही रिलेशंस मजबूत किए जाते हैं। अब शब्द आता है 2 ठो।
इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अभी कुछ दिनों पहले फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का भारत आना ये कैसा है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ गया है, इंडिया गया है, इंडिया देखने गया है, अहमदाबाद में गया है। तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। उसका आना और हमारे इंडिया अमेरिका का क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। तो ये हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसका आना हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक ही दो शब्द हैं, दोनों बहुत आसपास ऐसे जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। उसका आना कैसा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और हमारा उसके साथ संबंध बढ़ना क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशंस कोई नया कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस पुराना कॉन्सेप्ट है। चंद्रगुप्त के समय मेगास्थनीज आए थे, हेनसांग उससे पहले आए थे, अल्बेरुनी आए थे। ये लोग दूसरे चाइनीज कंट्रीज से आए थे, है ना, दूसरे जगह से आए थे और इनके शासनकाल में घूमने आए थे, दार्शनिक थे, अलग अलग किताबें लिखी। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, इंडिका में इंडिया की बात की। तो यहाँ पे जब दूसरा देश का दूत आ रहा है, इसका मतलब संबंध थे पहले भी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन आज के संदर्भ में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे आज कोका कोला की कंपनी, लिवाइस का जींस, आप डोमिनोज में पिज्ज़ा, KFC का चिकन विंग्स, सब कुछ इंडिया में बैठे खा रहे हैं। तो आखिर MNCs को हमने आने दिया है, रिलेशंस उस देश के साथ अच्छे हैं, इसलिए वो यहाँ पे हम उसे बिजनेस करने दे रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस नया कंसेप्ट के रूप में उभर रहा है। अभी इंटरनेशनल रिलेशंस, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ तक पहुँच गए थे, जर्मनी तक पहुँच गए थे। वो जर्मनी क्या करने गए थे, हिटलर से मदद लेने गए थे, हिटलर का हेल्प लेने गए थे ताकि वो वापस लौट के आएँ और इंडिया को आज़ादी दिलाएं। तो यहाँ पे वो क्या बना रहे थे, संबंध, किसके साथ, हिटलर के साथ। हिटलर कौन था, हिटलर उस वक्त का सबसे मजबूत शासक, मतलब जिसको देख के दुनिया थोड़ी डर रही थी। उस शासक के साथ हमारे नेताजी गए थे हाथ मिलाने, ताकि उसकी मदद से हम यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगा सकें। इंटरनेशनल रिलेशंस का कंसेप्ट 1990 के आसपास, सॉरी 1919 के आसपास बहुत तेजी में आया। मतलब 1900 सदी में, 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक था वो बहुत डिबेटेबल टॉपिक हो गया, और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कंसेप्ट था वो लोगों को रियलाइज होने लगा। कब, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने पहली बार वर्ल्ड वॉर देखा और कितने लोगों की जान चली गई, कितना नुकसान हो गया। तब लोगों को रियलाइज हुआ कि एक संस्था होनी चाहिए जहाँ पे वर्ल्ड के हर देश आए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, है ना। इसके लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशन 1919 में। लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पहला चरण है ना। मतलब उससे पहले लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशंस इसलिए ही बना था ताकि जिन देशों के बीच प्रॉब्लम हो वो अपना प्रॉब्लम लेके वहाँ पहुँचे। जैसे कि आज यूनाइटेड नेशंस काम करता है, लेकिन बीच में हिटलर आ गए। हिटलर चाचा ने पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा दी, जिसके कारण लोग और परेशान हो गए, और हिटलर चाचा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला, जिसमें हिटलर चाचा ने बहुत सारे जगहों पे आक्रमण की और उसको कब्जा कर लिया, है ना। तो अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा। अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बम भी गिरा दिए, नागासाकी और हिरोशिमा में, और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। लेकिन बहुत नुकसान हो चुका था जापान का, जर्मनी का, इटली का, इन सब का बहुत नुकसान हो चुका था। अब फिर पूरे देश को ये लगने लगा कि चलो फिर से कोई एक संस्था बनाते हैं, कॉमन संस्था बनाते हैं, जहाँ पे हर देश वहाँ पे पहुँचे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, 2 देशों के प्रॉब्लम्स को, जिसको बनाया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में बन गया, है ना। 24 अक्टूबर 1945 को ये बन के रेडी हुआ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आज 193 मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स है अभी,
है ना, 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं इसमें। तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बने, है ना, मतलब उसमें जो और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनमें से इंडिया भी बना, जिसमें 170 देशों ने हमें सपोर्ट किया। हमारे मोदी जी हर देश में गए हैं और संबंध अच्छे किए हैं, इसलिए हमें वहाँ पे नॉन परमानेंटल मेंबरशिप मिला, है ना। तो संबंध अच्छे रखने पड़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये तो रही बात इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। अब इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ की कंसेप्ट्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको बिना पढ़े या बिना समझे इंटरनेशनल रिलेशंस पूरे रूप से समझ नहीं आएगा, तो उनको भी पढ़ना होगा। जैसे की कंसेप्ट्स क्या क्या है? पहला है पावर, दूसरा नेशनल इंटरेस्ट, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। इनको लेके ही हमारा सिलेबस बना है। तो पहले पार्ट में आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का इंट्रोडक्शन, फिर पावर, नेशनल इंटरेस्ट, ग्लोबलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं पावर से। पावर मतलब शक्ति। आज शक्ति का भूखा कौन नहीं है? आज शक्ति का भूखा क्लास का एक बच्चा जो मॉनिटर बनना चाहता है वो भी है। आज शक्ति का भूखा वो भी है जो इलाके का काउंसिलर बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है या फिर प्रधानमंत्री बनना चाहता है। आज शक्ति का भूखा हर कोई है। वर्ल्ड में हर देश कोशिश करते हैं कि वो शक्तिवान हो, उनके पास बहुत पावर हो। तो आप देखें वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, है ना, रशिया, ये सब पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इनके पास शक्ति है। तो ये कैसी शक्ति है? किसी के पास आर्थिक शक्ति है, पैसे ज़्यादा हैं, किसी के पास मिलिट्री शक्ति है, किसी के पास टेक्नोलॉजी वाली शक्ति है। तो सबके पास अपनी अपनी शक्ति है। वैसे ही एक इंसान कि कोई माइंड से शक्तिवान होता है, कोई बॉडी से शक्तिवान होता है, तो हर कोई अलग अलग शक्तिवान होता है। लेकिन हमारा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में है। तो यहाँ पे हर देश कोशिश करता है कि वो पावरफुल बने, और जो पावरफुल होता है उसकी ही ज़्यादा पूछ होती है। पूछ मतलब उसको लोग ज़्यादा पूछते हैं। जैसे अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आया, सबको पता चला। सऊदी अरब का प्रिंस आया था तो इतना पता चला नहीं। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप उस पूरे वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति आपके देश आया है, इसलिए सबको पता चला और ज़्यादा पूछ हुई उसकी। लेकिन सऊदी अरब का प्रिंस आया तो वो उसका ध्यान सिर्फ इतना था कि ये हमको तेल देगा, है ना, पेट्रोलियम देगा। इसी कंसेप्ट से हमने उसको बुलाया। लेकिन ये हमको क्या देगा? सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दिला सकता है फ्यूचर में अगर हो तो, है ना। इसलिए हर देश कोशिश करता है। अब जैसे मेरे बगल में जॉन सीना खड़ा हो जाए, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा? मेरे साथ मेरा किसका लेना उठना बैठना है? जॉन सीना के साथ। वैसे इंडिया बोलेगा कि मेरा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध है, रशिया के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे काम करते हैं। तो पावर सबको चाहिए। द स्ट्रगल फॉर पावर इज यूनिवर्सल इन टाइम। जो स्ट्रगल है, जो कोशिश है, जो जद्दोजहद है पावर के लिए, वो कभी खत्म नहीं होगी। पावर इज द कैपेसिटी टू अफेक्ट अनदर बिहेवियर and action by the threat of some form of sanction। पावर वो कैपेसिटी है, वो शक्ति है ताकि आपको जोर दिया जा सकता है, आपको दबाया जा सकता है, आपके बिहेवियर में चेंज ला दे। टीचर का एक स्केल उठते ही आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। सेम अगर अमेरिका जैसा देश किसी देश को धमकाए, है ना, आपने देखा होगा कि ईरान के उस सुलेमानी को उसके एयरपोर्ट पे ही मार दिया गया। तो अमेरिका जैसा देश अगर किसी को धमकाए तो उस धमकी का असर बनता है, तो उस देश के एटीट्यूड में चेंज आएगा, बिहेवियर में चेंज आएगा। यही है उस पावर का नतीजा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मान लो मैं एक कॉमन मैन हूँ, झाड़ू मारता हूँ रास्ते में, है ना, तो किसी शादी में जाऊँगा खाने तो लोग उतना मुझे नहीं वैल्यू देंगे, उतना नहीं पूछेंगे झाड़ू मारता है, ठीक। लेकिन अगर मैं इलाके का अमीर आदमी हूँ तो सब पूछेगा, बोलो अमित बाबू कैसे हो, है ना। ऐसा ही है इंटरनेशनल रिलेशन।
सपोज करें कि एक शादी में अमेरिका आया है, चाइना आया है, रशिया आया है, उरुग्वे आया है ना, कंबोडिया आया है, जो छोटे मोटे देश हैं अफ्रीकन कंट्रीज, वो भी आए हैं। लेकिन पूछ किसकी होगी ज़्यादा? अमेरिका की, रशिया की, चाइना की, क्योंकि ये अमीर बाबू हैं। लेकिन वो कंबोडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ की उतनी ज़्यादा पूछ नहीं है, क्योंकि वो डेवलप्ड नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के रूप में भी पीछे हैं, उनकी गरीबी रेखा हमसे ज़्यादा है, इसलिए हम उनके बारे में उतना नहीं सोचेंगे। हम किसके बारे में सोचेंगे? जिसके पास पैसे हैं, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे पावर अफेक्ट कर रहा है। अगर एक पावरफुल कंट्री बोले कि ये सामान अपने देश में बेचो, तो बेचना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान ने बहुत कर्ज लिया हुआ है चाइना से। अगर चाइना कहे कि ये पेन अपने देश में बेचना है, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है ना बोलने का? पाकिस्तान कभी ना नहीं बोल सकता है चाइना को, क्योंकि इतना कर्ज ले रखा है पाकिस्तान ने चाइना से कि अगर वो बोले कि ये पेन बेचना है, इस पेन का ढक्कन बेचना है, इस पेन का लिड बेचना है, सब अपने देश में बेचना है, बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पावर है, पैसे दे दिए हैं तुम्हें और पावरफुल बन गया है। अब आते हैं यहाँ पे किसकी पावर की बात हो रही है? मोदी जी की? नहीं, यहाँ पे इंडिया की पावर की बात हो रही है, नेशनल पावर की बात हो रही है। नेशनल पावर मे बी डिफाइंड एज स्टेट्स कैपेसिटी टू इम्पोज वंस विल ऑन अदर स्टेट्स बाय रिलायंस ऑन इफेक्टिव सैंक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज टर्म्ड एज पावर पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? इज टर्म्ड एज पावर पॉलिटिक्स। चाइना हमेशा इंडिया को पीछे रखना चाहता है और इंडिया हमेशा आगे जाने की कोशिश करता है ना। हम मैन्युफैक्चरिंग के रूप में चाइना से पीछे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत स्ट्रैटेजीज हैं, इसलिए हम आगे जा सकते हैं चाइना से, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। इसलिए पावर की होड़ है, पूरे वर्ल्ड में पावर की होड़ है। हर देश चाहता है कि वो पावरफुल बने। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं नेशनल पावर के, मतलब पावर तो ऐसे ही नहीं आएगा। पावर के लिए जैसे कि अगर एक इंसान को पावरफुल बनना होगा तो रोज एक्सरसाइज करना होगा, अगर बुद्धि से पावरफुल बनना होगा तो पढ़ाई करना होगा। वैसे ही हर देश के पावर का कुछ अलग अलग डिफिनीशन है। जैसे ज्योग्राफी, अगर आपके देश की ज्योग्राफी अच्छी है, जैसे इंडिया के पास ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, जैसे हमारे यहाँ डेजर्ट भी है और हमारे यहाँ ओशन भी है, तीनों तरफ से हम ओशन से ढके हुए हैं, हमारे यहाँ पहाड़ भी है, पर्वत है, हिमालय है, जिसके कारण पूरे इंडिया में बारिश होती है। तो ज्योग्राफी भी बहुत इम्पैक्ट करता है। पाकिस्तान का सिर्फ एक किनारा ओशन की तरफ पड़ता है, तो ऐसे है ना। तो इसके में क्या क्या आता है? साइज ऑफ द लैंड, आपके देश का साइज बड़ा है या छोटा, लोकेशन कैसा है। अगर मान लो चारों तरफ से, जैसे नेपाल एक बफर देश है, नेपाल क्या है? एक बफर देश, हमारे सटा हुआ है, थोड़ा सा चाइना की तरफ से सटा हुआ है, तो बीच में वो किधर भी नहीं जा सकता, वो अपना ट्रेड आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई वाटर बॉडीज नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, उसको हवा के माध्यम से ही व्यापार करना है। तो हवा के माध्यम से व्यापार महंगा होता है, इसलिए नेपाल थोड़ा पीछे है। हम क्या है, हमारे तीनों तरफ से ओशंस खुले हुए हैं, इसलिए हम व्यापार ज़्यादा कर पाते हैं, इसलिए हम पावरफुल बन रहे हैं। अगर व्यापार ज़्यादा करेंगे तो पैसे ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा आएंगे तो हम नए नए उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम और पावरफुल बनेंगे, इंडस्ट्री आएगी। तो क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, हमारे देश का क्लाइमेट भी ठीक है। शेप, हमारे देश का शेप 3 त्रिकोण है, जिसके कारण से दोनों वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत फिशिंग हो पाती है। पॉपुलेशन होनी चाहिए देश में। अगर पॉपुलेशन, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, इसके कारण वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो खदान है, वो यूज़ नहीं हो पाता उतना। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन है वो अंडर पॉपुलेशन है, अमेरिका में जो पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन ही होना चाहिए, ताकि जितने रिसोर्स हों उतने ही जनसंख्या हो, ताकि सुविधा बराबर यूज़ हो। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सिर्फ शोषण होगा, डेवलपमेंट नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज आपके देश में मौजूद होने चाहिए। हमारे यहाँ छोटा नागपुर का प्लेटू है, मतलब इतने खदान है, कोल है, हम दूसरे को दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास है। इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारे देश में। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा हम कमज़ोर हैं चाइना के मुकाबले, जो कि मजबूत होनी चाहिए। चाइना इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसके पास इंडस्ट्री मजबूत है।
मिलिट्री स्ट्रेंथ हम 4th नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। मिलिट्री, पैदल मिलिट्री, 14 लाख आर्मी सैनिक हैं हमारे इंडिया के, है ना। तो हम भी पावरफुल हैं इस नज़रिए से कम चाइना के दिमाग में एक बार तो ये बात चलेगी कि इनके पास 14 लाख सैनिक हैं। आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हर देश का अपना अपना आइडियोलॉजी है। जैसे रशिया एक कम्युनिस्ट देश है, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है ना। लेकिन इंडिया सेकुलर देश है, सोशलिज्म को मानने वाला देश है, इस तरह का देश है। तो हर देश की एक आइडियोलॉजी भी होती है। जैसे अमेरिका बहुत आगे होने का कारण उसकी आइडियोलॉजी है, वो कैपिटलिस्ट है। देश का गवर्नमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के जो लीडर्स होने चाहिए वो भी अच्छे होने चाहिए, डिप्लोमेसी अच्छी होनी चाहिए। डिप्लोमेसी जैसे अभी हमें चाइना से सामान कम लेना चाहिए और ताइवान और हांगकांग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ताइवान और हांगकांग का रिलेशन चाइना के साथ अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, ये हिंदी फिल्मों का डायलॉग है। वैसे ही हमारा रिलेशन अच्छा हो सकता है, तो इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। कूटनीति अपनानी होती है, तो कूटनीति भी अपनाने से हम पावरफुल बन सकते हैं। इसके बाद दूसरा की कंसेप्ट है नेशनल इंटरेस्ट। जैसे एक सिंगर का एक सिंगर का डोमेस्टिक इंटरेस्ट क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। एक सिंगर के उसके एक ये इंटरेस्ट है कि उसको एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर मिले, उसको एक अच्छी फिल्म मिले, एक अच्छा गाना गाने को मिल जाए, ये है उसका इंटरेस्ट। वैसे ही एक देश का नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, हमारे आर्मी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, हमारे देश के पास एम्प्लॉयमेंट हो, जनता के पास एजुकेशन हो और पॉवर्टी लेवल जो गरीबी रेखा है वो कम हो। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे देश का सबसे पहला इंटरेस्ट ये है कि हमारा देश सुरक्षित हो, कोई आक्रमण ना करे, और आक्रमण करे तो हम उसको बाकायदा जवाब दे सकें। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। जोसेफ फ्रैंकल ने कहा था, नेशनल इंटरेस्ट इज द की कंसेप्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? की कंसेप्ट है फॉरेन पॉलिसी का। आप दूसरों के साथ रिश्तेदारी निभाओगे क्यों? अगर आपका इंटरेस्ट है तभी ना। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी के साथ दोस्ती रखने में, तो आप क्यों रखोगे? मान लो कोई इंसान बहुत ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, आपके खिलाफ बोलता है, आपको अच्छा नहीं बोलता है, आपके हर कामों में बुराई दिखती है, तो क्या आप उसके साथ संबंध रखेंगे? नहीं रखेंगे, आप रिलेशन टूट जाएगा। वैसे ही आप अपने इंटरेस्ट को देख के ही हम दूसरों के साथ रिश्ते बनाते हैं। ज़्यादातर ऑफिशियल मामलों में, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ ही लोग हमारे दोस्त बन पाते हैं, क्योंकि वो भी हमारा साथ देता है और हम उसका साथ देते हैं। वैसे ही नेशनल इंटरेस्ट, हम अपने देश के हित को देख के दूसरे देश के साथ संबंध बनाते हैं। चार्ल्स हेस्माथ ने कहा था, नेशनल इंटरेस्ट इज अचीवेबल गोल्स ऑफ द नेशन एज दे आर कंसीव्ड ऑफ एंड enunciated by person or groups representation the nation। मतलब हर देश का एक इंटरेस्ट होता है, एक अचीवेबल गोल्स होता है हर एक इंसान का। जैसे मेरा एक अचीवेबल गोल्स है कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है वो थोड़ा अच्छा चले, है ना। सबका एक अचीवेबल गोल्स होता है, हर कोई एक कोशिश कर रहा होता है। वैसे देश भी कोशिश करता है कि उसके और डेवलपमेंट हो। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक। तो हमारे किसानों की जो इनकम है वो 2 गुनी हो जाएगी, ऐसा मोदी जी ने कहा है। ये सब हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में भी क्लासिफिकेशन है ना, मतलब टूटा हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट। प्राइमरी मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे बेसिक नेशनल इंटरेस्ट है हमारा सबसे बेसिक नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि हमारे देश पे कोई और देश आक्रमण ना करे। इसलिए हम हर देश अपने लिए आर्मी तैयार करता है और हमने भी किया है। दूसरा है परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, हम चाहेंगे हमारे देश में बड़े बड़े 5 स्टार मॉल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, तो राशन दुकान भी है। हमारा देश सोशलिज्म को मानने वाला देश है, सबको लेके चलने वाला देश है। तो ये हमारा परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट है। हम किसी भी शर्त पे एक कैपिटलिस्ट
या एक कम्युनिस्ट देश बनना पसंद नहीं करेंगे, हम सोशलिस्ट देश बनना ही पसंद करेंगे। इसलिए हमारे संविधान में भी हमने सोशलिज्म की बात की है। सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट, जो भी हमारे परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा होगा वो सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, फिर से पॉवर्टी लेवल का नीचे जाना, है ना, ये सब हमारा सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट है। वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट, हर समय हमारा नेशनल इंटरेस्ट बदलता रहता है। जैसा नेशनल इंटरेस्ट आज है ये 1950 में नहीं था। 1950 में हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे थे। नॉन अलाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट को 1950 में फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करना थोड़ा कठिन है। आज किसी ना किसी का दोस्ती का हाथ थामना ही पड़ेगा, वो अमेरिका हो या रशिया। आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं? दूसरे के साथ, दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे करना और अपने देश के लिए अच्छा फ़ायदा निकाल के लाना, ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति। आप, जैसे मैंने बताया कि चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो उन देशों के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए जिसका भी चाइना के साथ अच्छा संबंध नहीं है। अगर चाइना का संबंध अच्छा नहीं है तो हमारा संबंध अच्छा होगा और हमारा व्यापार बढ़ेगा, तो हमारे देश में इंडस्ट्री आएगी। जैसे चाइना से 1000 कंपनी भाग गए कोरोना वायरस के चक्कर में, और वो अपना इंडस्ट्री दूसरे देशों में लाना चाहते हैं, तो ये हमारे देश में इंडस्ट्री की कमी है। तो हमारा अभी नेशनल इंटरेस्ट ये है कि दूसरे देश हमारे देश में आएँ और अपना इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करें और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि 600 कंपनी चाइना से जो 1000 भाग रहे हैं वो 600 हमारे देश में आके व्यापार करें। दूसरा है कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, फॉरेन टूर्स। मोदी जी जो बार बार इतना दूसरे देश जाते हैं, या दूसरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश आता है या दूसरे देशों में जाता है, ये उस नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। घर बैठे बैठे तो वो 600 कंपनी आपके देश में नहीं आ जाएंगे, उसके लिए जाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, उसके लिए गीता लेके जाना पड़ेगा या सॉल भी लेके जाना पड़ सकता है। फॉरेन हेल्प, अगर दूसरा देश आपकी मदद करे, है ना, जैसे बिल गेट्स कभी कभार एक बार बिहार के एक गांव को अडॉप्ट किए थे ताकि, तो यहाँ पे फॉरेन हेल्प भी मिलता है, तो इससे नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर होता है। ये फॉरेन हेल्प का तरीका है। प्रोपेगेंडा, आपको प्रचार अच्छा करना होगा, अपनी देश का इमेज अच्छे से लाना होगा। जैसे आप देखो अमेरिका में गरीबी है, ये बात आपको पता ही नहीं है। चाइना की गरीबी हमें दिखाई ही नहीं जाती है, तो उन लोगों ने अपना इमेज अच्छा क्रिएट करके रखा है कि उस देश में गरीबी है भी कम है। फॉर्मेशन ऑफ अलायंस, दूसरे मजबूत देशों के साथ अपना संबंध बनाना, मजबूती लाना, ये फॉर्मेशन ऑफ अलायंस। जॉइंट एग्रीमेंट, किसी दूसरे देश के साथ मिलके एग्रीमेंट तय करना, जैसे सार्क मीटिंग, G5, G7, इनकी मीटिंग्स में जाना और अपने मुद्दों को बढ़ा चढ़ा के लाना और अपने देश के लिए कुछ फ़ायदा दिलाना। और लास्ट तरीका है वॉर। अगर कुछ भी ना हो तो वॉर तो करना ही पड़ेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर रखने के लिए। अगर हमारे देश के सोवरेनिटी पे क्वेश्चन आ जाए, आक्रमण होने लगे, तो हमें रोकना होगा उसको। रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट का बहुत रोल है एक देश को आगे ले जाने में या इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत करने में। हम अपना एक इंटरेस्ट को लेके ही मोदी जी दूसरे देश जाते होंगे और सोचते होंगे कि कम से कम इस मीटिंग में हमारे देश को ये फ़ायदा पहुँचे। जैसे मेक इन इंडिया का कंसेप्ट, स्किल इंडिया का कंसेप्ट, है ना, जैसे बुलेट ट्रेन। हम मोदी जी गए जापान और वहाँ से कितने करोड़ रुपए उन्होंने जापान से लोन में लिया 0.1% के आधार पे, 500 करोड़ के आसपास शायद, नॉट श्योर, याद नहीं अभी, है ना। तो 0.1% के रेट से उन्होंने वो लिया था लोन बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। तो ये किसके लिए? हमारे देश का नेशनल इंटरेस्ट, उनको लगता है कि अभी हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने की आवश्यकता है। इस नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के वो जापान गए और जापान से लोन भी ले आए। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अगला की कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अपने आप में थोड़ा एक
कंफ्यूजन से भरा कंसेप्ट है। जैसे लोग अलग अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब मतलब पृथ्वी, आप मैप में पूरे पृथ्वी को एक साथ देख पाते हैं। मैप में कहीं बाउंड्री है दिखता है, लेकिन आप पूरे एक लुक में पूरे मैप को देख सकते हैं, है ना। सेम आज हमारे देश में हर देश की कंपनियां यहाँ पे व्यापार करती हैं, हम भी दूसरे देशों में पूरे रूप से व्यापार करते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कोई बाउंड्री ना हो व्यापार के मामले में, व्यापार के मामले में कोई बाउंड्री ना हो। आज हम ऑनलाइन हर कुछ खरीद सकते हैं, हर ब्रांड किसी भी देश का हो खरीद सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन की देन है। ये कंसेप्ट कब से शुरू हुआ? 1991 में ये ओपन मार्केट स्टार्ट हुआ। पहले हमारे देश में विदेश की कंपनियां बहुत लिमिटेड मामले में आते थे, हम उनको रोक के रखे थे ताकि हम चाहते थे कि दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में ना आए, अभी हमारे देश वाले थोड़े बढ़ें। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ, पूरे वर्ल्ड में एहसास हुआ कि हर देश की कंपनी दूसरे देश में जाके व्यापार करनी चाहिए। जैसे टाटा हमारे देश की कंपनी है, चाइना में भी बिकता है, जर्मनी में भी बिकता है। टाटा नेक्सा की बहुत सारी गाड़ियाँ बिकी, है ना। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, मतलब कोई बाउंड्री लेस बिजनेस, बाउंड्री लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाउंड्री लेस ट्रेड इम्पोर्ट, है ना। ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया 1991 के आसपास। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, है ना। उन्होंने वो कंसेप्ट अडॉप्ट किया ग्लोबलाइजेशन, ताकि हमारे देश में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारे देश का भी बिजनेस स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा ऊपर निकले। ग्लोबलाइजेशन is a multi process of interconnection and integration between people, groups, corporate bodies and states, है ना। मतलब मैंने क्या बोला कि बाउंड्री लेस बिजनेस, ताकि दूसरे देश आपके देश में बिजनेस कर सकें और आप उनके देश में। जैसे आप एक फ़ोन में हर चीज़ अप्लाई कर, हर चीज़ चला पा रहे हैं, है ना। तो ये आज ग्लोबलाइजेशन की देन है। आप उसी फ़ोन में टिकटॉक चला पा रहे हैं, कैम स्कैम चला पा रहे थे अब तक, है ना। मतलब गूगल मीट, तो एक जो टिकटॉक चाइनीज़ ऐप था, गूगल मीट अमेरिकन है, तो आप हर देश का कुछ ना कुछ यूज़ कर पा रहे हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन की देन है। और वो आए हैं आपके देश और बिजनेस कर पा रहे हैं, आप भी उनके देश जा पा रहे हैं और बिजनेस कर पा रहे हैं। फॉर्म्स एंड नेचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का अलग अलग नेचर है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ बिजनेस के मामले में ही नहीं, हर मामले में फैला। जैसे अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है, फ्रांस एक कैपिटलिस्ट देश है, ब्रिटेन एक कैपिटलिस्ट देश है ना। तो यहाँ पे देखें जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है वो एक देश से दूसरे देश गया, दूसरे से तीसरे देश गया बिना बाउंड्री के, है ना। तो ये पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है। ये तीनों एक जैसे हो गए। रशिया एक कम्युनिस्ट देश है, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। और हम सोशलिज्म हमने देख देख के सीखा है दूसरों से, हमने अच्छी चीज़ों को लेने की कोशिश की है, इसलिए हमारे यहाँ सोशलिज्म है। हम थोड़ा सा कैपिटलिस्ट और थोड़ा सा कम्युनिस्ट ये लेके अपने देश का संविधान बनाए। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, आज इंस्टाग्राम, है ना, स्टाइल, कपड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना। तो ये जो हमारा जो कल्चर है, हम जो अपने आप को एक यूनिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सब अमेरिकन कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है। इसमें हम अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। फटी हुई जीन्स मैं भी पहनता हूँ, आप भी पहनते हो। ये सभी लोग, हम लोग अपने आप को वेस्टर्न कल्चर के रूप में लेके जा रहे हैं। कुछ अमेरिकन लड़कियां, कुछ ब्रिटेन की लड़कियां साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो हमारा जो इंडियन कल्चर है वो वहाँ जा रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की देन है कि वहाँ का कुछ यहाँ आ रहा है, यहाँ का कुछ वहाँ जा रहा है। तो ये इसको कहते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, आज नॉलेज के ऊपर किसी की बाधा नहीं है। आप ये जितनी बातें मैंने शेयर किया, अगर आप भी गूगल करें और थोड़ा नॉलेज गैदर करने की कोशिश करें तो ये सारी नॉलेज आपके पास भी होंगे, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, तो ये नॉलेज आज बह रहा है। आज गूगल में जाओ और कुछ भी सर्च करो,
सबके पास वो नॉलेज बराबर पहुंचेगा। आज कोई बाधा नहीं है कि अमीर पढ़ेगा, गरीब नहीं पढ़ेगा, ब्राह्मण पढ़ेगा, दलित नहीं पढ़ेगा। आज जो पढ़ सकता है सब पढ़ सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की देन है। ग्लोबलाइजेशन फॉर इम्प्रूविंग एनवायरमेंट। आज पूरा वर्ल्ड रो रहा है कि एनवायरमेंट को अच्छा किया जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जाए, ओजोन लेयर ठीक हो जाए, है ना, पेड़ पौधे लगाए जाएं, वेस्ट कम निकले, प्लास्टिक वेस्ट ना यूज हो। तो ये आज कंसर्न इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है, चाइना का भी है, पाकिस्तान का भी है ना। तो हर देश का ये कंसर्न है वर्ल्ड को बचाने का। इकोनॉमिक कंडीशन, हर देश कोशिश कर रहा है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, तो उस दूसरे देश के मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी मतलब हमारे देश का इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ टैली कर रहे हैं। कैसा चल रहा है? पूरे वर्ल्ड में गूगल चल रहा है, हमारे यहाँ भी गूगल चल रहा है, तो हम भी उस रेस में बराबर दौड़ना चाहते हैं। हमारे देश में 4G आए, किसी देश में 5G है ना, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भी 5G का स्ट्रक्चर आए। तो ये 5G का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? अगर हम दूसरे देश के उस कंपनी को यहाँ आने देंगे तब 5G का स्ट्रक्चर हमारे देश में भी आएगा। तो यहाँ पे नेशनल इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बैठता है ना। हम उस कंपनी को यहाँ पे जगह देंगे, हमारे लोग होंगे और हम भी सीख पाएंगे और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगा। तो ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वर्ल्ड के साथ इंडिया का। MNCs आर अलाउड टू फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है जो वर्ल्ड के हैं, इंडिया में आके व्यापार करते हैं, जैसे IBM है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, ये सब वर्ल्ड कंपनीज हैं और इंडिया में आके व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया एक नेशनल इकोनॉमी से वर्ल्ड इकोनॉमी तब्दील होने की कोशिश कर रहा है। 4 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तो अपने आप नहीं आ सकता, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे पहला, फिस्कल ऑस्टेरिटी, मतलब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा महत्व दिया गया है ताकि प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा काम कर सकें। यहाँ पे सब्सिडी सरकार कम देती है ना, मतलब जो भी एक प्राइवेट के प्रोडक्ट होता है उसमें सरकार कोई भी सब्सिडी नहीं देती है। गवर्नमेंट के चीज़ों में ही सरकार सब्सिडी दे पाती है, प्राइवेट चीज़ों में सरकार सब्सिडी नहीं देती है ताकि प्राइवेट चीज़ डेवलप हो। प्राइवेटाइजेशन, जैसे तेजस नाम का जो ट्रेन है वो प्राइवेट हो गया, हमारे देश में चल रहा है, और कुछ 151 ट्रेन और प्राइवेट होंगे, है ना, जो कि हम देखेंगे फ्यूचर में 2023 तक। तो ये प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? ताकि हमारे देश में हम देखते हैं कि रेलवे के ट्रेन के सीट फटे होते हैं, उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो सरकार सोच रही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो शायद जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, है ना। इससे महंगाई बढ़ेगी, गरीबों के ऊपर असर पड़ेगा, ये दूसरा बात है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, हम तो वर्ल्ड की तरह चाहते हैं, अमेरिका की ट्रेन्स की तरह हमारी ट्रेन्स भी हों, जिसके लिए हमने तेजस चला के देखा। तेजस लखनऊ से दिल्ली तक चलाया जाता है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन की देन है, एक अलग क्लास का ट्रेन है वो, तो प्राइवेटाइजेशन ने ये हमें दिया। लिबरलाइजेशन, लिबरल का मतलब होता है दूसरे को व्यापार करने देना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये हमारे देश में तो है नहीं, दूसरे देश के कंपनीज को यहाँ पे आने देंगे और उनको व्यापार करने देंगे, तो हम भी लिबरल हैं इसलिए व्यापार करने दे रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन भी एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के लिए। अगला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे भारत में आप ओला कह लो, उबर कह लो, जोमेटो कह लो, या जो भी कंपनी कह लो, उसमें दूसरे देशों के कंपनियों का बहुत इन्वेस्टमेंट है। शेयर्स, जैसे ओला का अगर 100 रुपये की शेयर्स हैं तो उसमें चाइनीज़ कंपनी या सॉफ्ट बैंक का 10 रुपया मिला हुआ है, 15 रुपये मिले हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ओला और मजबूती से काम कर पा रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी हम वर्ल्ड इकोनॉमी में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना।
वो देश बोलेगा कि मैं इतने में देना चाहता हूँ, इतना टैक्स लूँगा, वो लूँगा, है ना, जो भी हो सकता है, जो भी कंडीशंस हो सकते हैं। इस कंडीशंस को मिटाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोशिश करता है कि दो देशों के व्यापार को थोड़ा आसान बनाया जाए और टैक्सेस कम किए जाए। वर्ल्ड बैंक बनाया गया, जो गरीब देश होता है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, उन देशों को वर्ल्ड बैंक आर्थिक रूप से मदद करता है और वो दूसरों से व्यापार कर पाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया ताकि व्यापार की सुविधाएं हों, और हम जो इंडिविजुअल स्टेट्स है वो भी कोशिश करता है कि उसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से मेंबरशिप चले, दूसरों देशों के साथ संबंध अच्छे हो, ताकि ग्लोबलाइजेशन में कोई इफेक्ट ना हो और वर्ल्ड की कंट्रीज़ हमारे देश आएँ और अच्छे से बिजनेस कर पाएँ। तो ये रहा ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल इंटरेस्ट और पावर का कंसेप्ट। उम्मीद है समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। थैंक यू।